जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी या तो हम बोलते हैं विश्व भूगोल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। विश्व का भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो लेक्चर रहेगा वो फर्स्ट लेक्चर अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही आराम से चीज़ों को समझना, एक एक चीज़ें समझना। अगर आपने अच्छे तरीके से इसे समझ लिया तो 101% आगे की क्लासें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, जो भी डिग्री वगैरह में आते हैं तो सबसे पहले अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोला जाता है और देशांतर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ठीक है, लैटिट्यूड अक्षांश रेखा को कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा को कहा जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे एक ग्लोब को कि एक ग्लोब की संरचना या ग्लोब कैसी होती है, तो कुछ इस प्रकार से एक ग्लोब होता है। ठीक है, ग्लोब के जो बीचों बीच में एक रेखा खींची जाती, उस रेखा को बोला जाता है विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। या तो हम इसी को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? भूमध्य रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, या तो हम इंग्लिश में इसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो विषुवत रेखा के ऊपर तरफ जितने भी चीजें आएंगी वो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा या उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे की ओर जितने भी आएंगे उन्हें हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है, इतना याद रहा। ठीक है, और इसमें जो रेखाएं यहाँ पर जो खींची जा रही हैं इस तरीके से, ठीक है, विषुवत रेखा से जितनी भी इस तरीके की रेखाएं खींची जाएंगी वो सारे के सारे दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, और ऊपर जो हम रेखा खींचेंगे उसे हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। ठीक है ना। अब देखना, इसमें एक और संरचना होती है, वो होता है ये वाला, बीचों बीच में सीधा एक रेखा खींच दी जाती है और इसे बोला जाता है क्या? पोल बोला जाता है, या इसे बोलते हैं हम ध्रुव। ठीक है, ध्रुव के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना। अब ध्रुव जो है, अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, विषुवत डिग्री कितनी होती है? विषुवत रेखा की डिग्री तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, पोल की बात करूं मैं तो पोल की जो डिग्री होगी वो होगी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना याद रहा है ना। अब देखना, इसमें कुछ इस तरीके से रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, ये रेखाएं क्या होती हैं ये सारे चीजें आपको बताऊंगा, है ना। और यहां पे भी ऐसी ही रेखाएं खींची जाएंगी। ये अब ये पूर्ण रूप से हमारा क्या बन गया? एक गोलार्ध बन गया या ग्लोब बन गया। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? ग्लोब को अगर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ग्लोब देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डालना अक्षांश रेखाएं। ठीक है, क्या डालोगे हेडिंग में? अक्षांश रेखा हेडिंग में डाल लेना, है ना। ये आप बना लिए तो रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखा को समझते हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है? तो अक्षांश रेखा को लिख लेना आप, ऋतु परिवर्तन को बताने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, किसके बारे में बताते हैं? ये ऋतु परिवर्तन के बारे में। ऋतु परिवर्तन के बारे में जो बताएगा उसे हम अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट रहा याद। और समय परिवर्तन को जो दर्शाएगा, समय परिवर्तन के बारे में जो बताएगा उसे हम क्या बोलेंगे? देशांतर बोलेंगे। इतना याद रहा। तो अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, इन दोनों को बता रहा हूं मैं। ठीक है, अक्षांश रेखा एक ग्लोब पर इस तरीके से, ग्लोब बना लो एक, ग्लोब पर ये विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा से कुछ इस प्रकार से जो लाइन खींची जाएंगी, है ना, ये इस प्रकार से जो लाइन हमें मिलेंगी वो लाइन सारी, इससे हम इस तरीके से लाइन जो मिलेंगी वो लाइन को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें देशांतर में, तो देशांतर में भी एक ग्लोब बनाओ, और ग्लोब बनाने के बाद में एक बीचों बीच से इक्वेटर पोल को खींचो, और यहां से कुछ इस प्रकार से जो लाइनें बनेंगी तो ये सारे लाइनें किसे दर्शाएंगे? देशांतर को दर्शाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं और अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, इन दोनों के बारे में मैं आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है ना। समय परिवर्तन या समय का अंतराल बताने का श्रेय इसी को जाता है ना। अगर हम वेस्ट की ओर, इधर वेस्ट और ये ईस्ट,
अगर ईस्ट से वेस्ट की ओर आएंगे तो हमारा समय जो हो घटते क्रम में होगा, अगर वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमारा समय बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। चलो अब एक एक चीजें आप हेडिंग में डाल लो। अक्षांश रेखा, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई अच्छे से। अक्षांश रेखाएं ऐसी होती हैं तो आप जरूर बना लेना। ऋतु परिवर्तन को दर्शाता है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और समय परिवर्तन को दर्शाता है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही स्लो समझा रहा हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। एक एक चीजें आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो अब हमारा हेडिंग रहेगा अक्षांश रेखा। ठीक है, हेडिंग डाल लो अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा में जो मैं आपको बता रहा हूं अक्षांश रेखा के बारे में, है ना। ठीक है, अक्षांश रेखा आप सीधा एक ग्लोब बनाना, है ना। ग्लोब में आपको बीचों बीच में जो मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, तो अभी जस्ट बताया मैंने, विषुवत रेखा बोलते हैं या इक्वेटर के नाम से हम जानते हैं। इक्वेटर की जो डिग्री होगी वो कितना होगा, 0 डिग्री होगी। ठीक है, याद रखेंगे, है ना। इसमें जो एक लाइन आएगा इससे इसके बाद जो होगा वो रेखा, उसे हम बोलते हैं, कौन सी रेखा बोलते हैं, तो मकर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं हम इसे, मकर रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, ऊपर एक लाइन हम जब खींचेंगे तो इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं हम इसे, कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, है ना। डिग्री बता दे रहा हूं, कर्क रेखा जो है वो 23, ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया और नीचे वाला साउथ हो गया। तो मकर रेखा जो है 23 1/2। ठीक है, ये डिग्री है इसकी, है ना। 23 सही 1/2। ठीक है, क्या है ये, साउथ में आएगा। और नॉर्थ की बात करें तो 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ में होगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये डिग्री है। अब देखो इसके ऊपर जो रेखाएं खींची जाती है उसे बोला जाता है अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है, ये अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, या आर्कटिक वृत्त, इसके नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसकी डिग्री अगर देखा जाए तो 66 सही 1/2 नॉर्थ में जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नीचे वाली जो एरिया है उसे बोला जाता है अंटार्कटिक। ठीक है, ये वाली एरिया क्या बोला जाता है, तो लिख दे रहा हूं मैं, रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसकी डिग्री अगर देखा जाए तो 66 सही 1/2 साउथ। इक्वेटर से नीचे जितनी भी रेखाएं आएंगी वो साउथ का होगा, इक्वेटर से ऊपर जितनी भी रेखा आएंगी उसे नॉर्थ का रेखा बोला जाएगा। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इतना याद हो गया। ठीक है, ये वाली जो रेखा है इसे आप भी जान रहे हो, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, यहां से यहां सीधा, इसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, ध्रुव की डिग्री कितनी है, तो 90 डिग्री, ये आपको मैं अभी जस्ट बताऊंगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हमें पता भी नहीं होता क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या आते हैं, टेम्परेचर पूछता है, टेम्परेचर, है ना, इसकी बीच का मतलब ये जो एरिया है, ये वाली एरिया है, ऐसे ही बना रहा हूं, है ना, यही एरिया को, ये वाली जो एरिया है ना, कभी कभी ऐसे पूछता है कि ये जो एरिया है इसका टेम्परेचर कितना है या कितने किलोमीटर का होता है। तो ये वाली जो एरिया है ना, ये कितने किलोमीटर का होता है, तो एक को ले लो आप ऐसा। ठीक है, ये पूरा एरिया, तो ये 111 किलोमीटर का होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही एरिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक एरिया, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है वो 111 किलोमीटर का अंतराल है। ठीक है ना। इसके बाद में इसे क्या बोलते हैं, तो कटिबंध जोन बोला जाता है। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कटिबंध जोन। ठीक है, कटिबंध जोन के नाम से हम इसे जानते हैं। इतना याद हुआ। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा सर्कल किसे कहा जाता है, तो देखो आप खुद, सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा सर्कल
सबसे बड़ा सर्कल किसे कहा जाता है? तो 0 डिग्री होता है सबसे बड़ा सर्कल, ठीक है। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए, सबसे छोटा सर्कल, सबसे छोटा सर्कल तो क्या होगा? 89 होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना है ना, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, ये जो बीच वाला, यहां से जितनी भी एरिया यहां पे आएंगे, लाइन खींची जाएंगे, यहां तो बड़ा एरिया मिलेगा, धीरे धीरे यहां से घटते जाएंगे घटते जाएंगे घटते जाएंगे। तो आकृति अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से आकृति है, कुछ इस प्रकार से आकृति है। अब आप खुद बताओ, कुछ इस प्रकार से जब आकृति देखने को मिलेगा, है ना, वो तो अपन ऐसे बनाते हैं, बट बीचों बीच में जो लेंथ होगा वो बड़ा एरिया होगा, इसके बाद जो एरिया आएगा वो छोटा, थोड़ा कम होगा, फिर आएगा वो थोड़ा कम होगा, फिर आएगा वो थोड़ा कम होगा, तो ऐसे ये घटते क्रम में जाएंगे, है ना, ठीक है। तो चलो, अब कभी कभी क्वेश्चन ही आता है कि टोटल अगर पूछा जाए कि आपको कुल वृत्त की संख्या, ये पूरे वृत्त की संख्या कितनी है, तो टोटल वृत्त की संख्या 179 है। 179 कुल वृत्त की संख्या, कुल वृत्त की संख्या अगर देखा जाए तो कितनी है? कुल वृत्त की संख्या तो 179 है, कुल वृत्त की संख्या है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना कैसे बनता है, वो चीजें समझा रहा हूं मैं। यहां तक समझ में आ गई? ये मैं रफ कर दूं। अब देखो मैंने क्या बताया, 0 डिग्री बराबर क्या? 1 होगा, ठीक है ना। अब नॉर्थ ऊपर वाली एरिया को तो 1 + 90 करो, ठीक है। एक वाला तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, एक मतलब एक से लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ के एरिया, तो 90 होगा, तो ये किसका होगा? नॉर्थ का होगा। फिर मैंने 1 से स्टार्ट किया, 90 तक गया, तो कितना हुआ? ये 90 हुआ, है ना। तो ये साउथ की तरफ गया, तो टोटल देखा जाए तो 9 नाम 81 और 9 नाम 180, है ना, और एक 81 होता है, ठीक है। तो 181 क्या हो गया? कुल अक्षांश हो गया। क्या हो गया? कुल अक्षांश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुल अक्षांश, तो कुल अक्षांश कितनी है? 181 है। कुल वृत्त अगर कुछ क्वेश्चन पूछे कि कुल वृत्त कितना है, तो कुल वृत्त है 179 है। एक ये हटा दो, एक ये हटा दो, जब 2 को हटाओगे आप तो 179 बच जाएगा। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे समझते हैं किसे क्या क्या नाम से बोला जाता है, तो और चीजें आप समझो। यहां तक समझ में आ गया? आशा करता हूं बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना, ठीक है। कभी कभी बोला जाता है, मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं, फिर आपको चीजें और भी डीपली लेके चलूंगा, है ना। ये एक ग्लोब बना दें हम, ठीक है, अक्षांशी पढ़ा रहा हूं, ग्लोब बना दें, बीचों बीच में इक्वेटर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वेटर में कितने बार सूर्य चमकता है, तो सूर्य 2 बार चमकता है। एक तो चमकता है 21 मार्च को और एक चमकता है 23 सितंबर को। समझ में आ गया? ठीक है, एक तो चमकता है 21 मार्च को और एक चमकता है 23 सितंबर को। एक तो यहां पर है, ठीक है, और एक यहां पर है। 2 बार सूर्य, इक्वेटर पर 2 बार सूर्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए ये ऊपर वाली जो लाइन है, हम इसे क्या बोले? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में हमें सूर्य कितने बार देखने को मिलेंगे? तो 1 बार देखने को मिलेगा। मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं और सीधा हमारे सर के ऊपर हमें सूर्य दिखाई दे, तो कितने बार देखने को मिलेगा? कर्क रेखा में 1 बार देखने को मिलेगा। वो कब मिलेगा? 21 जून को मिलेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला जो एरिया है, यहां पर सूर्य हमें एकदम खड़ा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। नीचे वाला जो एरिया है मकर रेखा, मकर रेखा में भी 1 बार सूर्य दिखाई देगा। वो कब दिखाई देगा? 22 दिसंबर को। यहां तक समझ में आए? ये वाला जो एरिया है यहां पर देखने को सूर्य नहीं मिलेगा, है ना। लिख सकते हैं 1 वर्ष में, ऐसे लिखना, 1 वर्ष में दोपहर, 1 वर्ष में दोपहर के सूर्य की
लंबवत चमकने की स्थिति। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। एक वर्ष में दोपहर के सूर्य की लंबवत चमकने की स्थिति। ठीक है, चलो एक एक को अपन समझते हैं और एक एक के बारे में हम जानते हैं। तो अभी आप नोट डाउन कर लो इसे अच्छे से, है ना। अब इसे मैं समझा रहा हूं, 21 जून को क्या बोलते हैं, है ना। सब चीजों को एक एक करके बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालना 21 जून। ठीक है, 21 जून आप हेडिंग डालो। 21 जून को ग्रीष्म आयांत कहा जाता है या कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे ग्रीष्म 21 जून को कहा जाता है ग्रीष्म आयांत, या तो इसे एक नाम से और जाना जाता कर्क संक्रांति के नाम से, इसे कर्क संक्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना। जो लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात देखने को मिलता है। जो लोग उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, गोलार्ध में रहते हैं सबसे लंबा दिन और छोटी रात देखने को मिलेगा। पॉइंट याद रहा। ठीक है ना। अब अंटार्कटिक वृत्त वाला 24 घंटे सूर्य चमकता है। अंटार्कटिक वृत्त में 24 घंटे सूर्य चमकता है ना। भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान रखना, ये फर्स्ट वाला समझा रहा हूं। अगर भारत की बात करूं मैं, मध्यरात्रि, अगर विश्व में देखा जाए, विश्व की बात करें तो आर्कटिक में, ठीक है, आर्कटिक वृत्त में लिखना, आर्कटिक वृत्त में 24 घंटे सूर्य चमकता है। 24 घंटे सूर्य चमकता है। ठीक है, जैसे मध्यरात्रि को भी सूर्य देखा जा सकता है। जैसे मैं बता दूं, नॉर्वे एक देश है, यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अलास्का एक देश है, यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में कनाडा में भी अपने को देखने को मिलेगा, ग्रीनलैंड में भी अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रीनलैंड, ठीक है, यहां पे भी अपने को आधी रात्रि में सूर्य देखने को मिलेगा। आइसलैंड में भी मिल जाएगा, आइसलैंड में भी सूर्य देखने को मिलेगा आधी रात को। स्वीडन में भी मिल जाएगा अपने को आधी रात को सूर्य देखने को। ठीक है, रूस में भी अगर देखा जाए तो रूस में भी अपने को देखने को मिल जाए। ऐसे देश हैं, ये ऐसे देश हैं जहां पर आधी रात को भी सूर्य दिखाई दे देंगे। ध्यान रखना, ठीक है, आधी रात को भी सूर्य दिखाई देंगे। कुछ ऐसे देश यहां पर हैं। ठीक है, चलो अब चीजें समझते हैं। भारत की बात करूं मैं, ये तो विश्व की बात हो गई, है ना। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत 8 राज्य, मतलब भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलो कहां से कहां स्टार्ट करेंगे अपन। तो ये वेस्ट है और ये वाला एरिया ईस्ट का है। ठीक है ना। वेस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें मिलेगा गुजरात। ठीक है, गुजरात से हमें मिलेगा राजस्थान, आर फॉर राजस्थान। ठीक है, एमपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, सीजी छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर क्या है, झारखंड। ठीक है, झारखंड। इसके बाद में बंगाल। ठीक है, बंगाल। इसके बाद में त्रिपुरम।
त्रिपुरम, इसके बाद में मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। देखो 8 बताया हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए पूरे, गिन लो अच्छे से, 8 हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और देन 8वां। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है ना। अगर मैं यहां से चलूं तो सबसे ज्यादा कर्क रेखा कहां पर चलेगा, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, लेंथ इसका ज्यादा है इसलिए मैंने बता दिया मध्य प्रदेश, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, सबसे कम कर्क रेखा कहां चलेगा, तो सबसे कम यहां पर चलेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा और सबसे कम, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 जून रहा कंप्लीट, आज समझ में आ गया होगा 21 जून क्यों लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम आगे बढ़े, 21 मार्च, 21 मार्च की बात करूं मैं, 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे 21 मार्च को वसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है, वसंत विषुव, वसंत विषुव के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और एक साइड आप लिख लेना शरद विषुव, एक साइड आप लिखोगे शरद विषुव, एक साइड आप लिखोगे शरद विषुव। विषुव का मतलब क्या है, संपूर्ण पृथ्वी पर एक दिन और एक रात्रि की लंबाई बिल्कुल सामान्य होती है, मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब 12 घंटे की रात और 12 घंटे की दिन, अगर ऐसे रहेगा तब हम उसे विषुव बोलेंगे, ठीक है ना। चलो अगर हम देखें, और इसमें शीत ऋतु किसे, इसे तो जान ही रहे, वसंत किसे कहा जाता है, तो वसंत ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु जानते ही होंगे। शरद शीत ऋतु को बोलते हैं, शरद किसे बोलते हैं, शीत ऋतु को बोलते हैं, शीत ऋतु को, तो ये भी आप जानते हो, ठीक है ना। अगर मैं देखूं ये ग्लोब है, ग्लोब के इक्वेटर में 2 बार सूर्य चमक रहा है, कितने बार, 2 बार सूर्य चमक रहा है, ठीक है, कब, 21 मार्च को, और साथ में क्या बताया 23 सितंबर को, ठीक है, ये बताया मैंने, है ना। अब देखना ये वाला एरिया नॉर्थ का हो गया तो ऐसे जाएगा ये, ठीक है, ये ऐसे आएगा, फिर इधर से ऐसे बढ़ेगा तो ये साउथ का हो गया, फिर ये ऐसे जाएगा, तो यहां से 23 से स्टार्ट करेगा, 23 से फिर ये साउथ की ओर आगे बढ़ेगा, तो एक बार तो यहां सूर्य चमकेगा और एक बार सूर्य यहां चमकेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार बना हुआ। दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, 6 महीने ये वाला एरिया ले जाएगा और 6 महीने ये वाला एरिया ले जाएगा, ऐसे ही हमने मिला के बता दिया, 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन। यहां तक चीजें समझ में आ गए। चलो आगे बढ़े, अब 6 महीने रात और 6 महीने दिन, इसमें भी 6 महीने, इसमें क्या होगा, 6 महीने लगातार सूर्य चमकेगा, 6 महीने ऊपर लगातार सूर्य चमकेगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे, इसके बाद में एक और बचा हुआ है जिसे हम बोलते हैं 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को किस नाम से जाना जाता है, तो पहले आप लिख लो शीत आयांत के नाम से जाना जाता है, किसके, शीत आयांत, या मकर संक्रांति के रूप में, मकर संक्रांति के रूप में इसके जाना जाता है, ठीक है। जब सूर्य का अंत साउथ की ओर हो जाता है तब उसे हम बोलते हैं संक्रांति। सूर्य का जो अंत है, सूर्य का अंत किसकी ओर, साउथ की ओर होता है, ठीक है, तब हम उसे बोलते हैं संक्रांति, ठीक है। आयंत का मतलब क्या, अक्षांश होता है, इसका मतलब क्या होता है, अक्षांश होता है, ठीक है ना। ये चीजें समझ में आ गई अच्छे से।
अगर आप लिख लो सूर्य, मतलब जो सूर्य का अंत है वो साउथ की ओर जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे मैं पृथ्वी के कटिबंध जोन समझा देता हूं, कितने कटिबंध जोन होते हैं या परिवर्तन के दो कारण। तो कल मैं आप लोगों को, आज तो अक्षांश रेखाएं समझा दिया, कल मैं आपको बताऊं कटिबंध जोन बता दूं और देशांतर रेखाएं बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं कल आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट लेक्चर है, निरंतर आप ऐसे ही लेक्चर बाय लेक्चर देखते रहोगे तो चीजें आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।